सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। ऑपोजिशन की जमातों का मुत्तफिका फैसला है कि सेनेट इंतखाबात के लिए सदारती ऑर्डिनेंस की भरपूर तरह से मुखालफत की जाएगी और इस पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त भी दायर कर दी है। अदालत का इस हवाले से रिमार्क्स में कहना था कि हुकूमत कुछ भी कर सकती है, हुकूमत को कोई रोक तो नहीं सकता है, फिर भी हम दरखास्त को देख लेते हैं और चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को इस हवाले से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। सेनेट इंतखाबात में तरमीम पर ऑपोजिशन और हुकूमत जो है वो आमने सामने दिखाई देते हैं। सेनेट में शो ऑफ हैंड से इंतखाबात की मुखालिफत करने वाली जमातें पहले इसी बात पर हिमायत भी कर चुकी हैं, बल्कि अगर आपको याद हो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का उस पर दस्तखत भी दोनों जमातों के मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और 2015 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शो ऑफ हैंड से सेनेट के इंतखाबात करवाने के हवाले से कोशिश भी कर चुकी है, ताहम वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाई थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या वजह है कि इस वक्त अपोजिशन की तमाम जमातें जो हैं वो खासतौर पर अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शरीक जितनी भी जमातें हैं वो इस हवाले से हमें मुखालिफत करती हुई दिखाई देती हैं। अब एक और सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी करने का बनता है कि शो ऑफ हैंड से सेनेट इंतखाबात तो करवाने के हवाले से वो कोशिशें कर रहे हैं, तो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से क्या वजह है कि पेशरफ नहीं की गई, इस चीज़ को सामने रखते हुए ये बात नहीं की गई। दूसरी बात ये भी सामने आती है कि जो ज़मीर बेचते हैं, जो अराकीन हैं, पैसे लेकर किसी को वोट देते हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होने के हवाले से हम बातें करते हुए सुनते रहते हैं, लेकिन जो उनको रिश्वत दे रहा है क्या उस हवाले से भी हमें कुछ इकदामात के हवाले से कुछ खबरें मिलेंगी? क्या उस हवाले से भी हुकूमत या अपोजिशन कुछ इकदामात करने का इरादा रखती है? ये हमारे आज के प्रोग्राम में डिस्कशन का पॉइंट होगा। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं राजा यासिर हुमायूं। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी ससी पुलेजो, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगी। बहुत शुक्रिया ससी साहिबा आपके वक्त का। और JUIFA के रहनुमा कारी उस्मान भी हमें ज्वाइन करेंगे। हुमायूं साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। जो अपोजिशन है वो इल्जाम लगाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और हुकूमत पर कि हुकूमत इस वक्त खौफजदा है कि उनके जो अराकीन हैं वो सेनेट में वोट नहीं देंगे उन अराकीन को उन सीट्स पर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको चाहती है, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कुछ लोगों को एडजस्ट करना चाहती है, उस हवाले से वो अराकीन जो है वो नाखुश हैं, उनको नापसंद करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओपन बैलेट के जरिए सेनेट के इंतखाबात चाहती है, ऐसा ही कुछ है? देखें, इससे पहले कि हम इस पे बात करें कि क्या है डिस्कस ये करते हैं कि लॉजिकल बात क्या है। क्या ये बेहतर है कि ट्रांसपेरेंट इंतखाबात हों? जैसे आप पहले कह चुके हैं अपने इंट्रो में कि इससे पहले पीपल्स पार्टी भी ये बात कर चुकी है। जब भी कोई गवर्नमेंट में होता है, कोई भी पार्टी गवर्नमेंट होती है, तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि ट्रांसपेरेंसी हो, और चाहे अपोजिशन की तरफ से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये आती रही बातें। अगर ये प्रोसेस आगे चलता है और इस दफ़ा ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं तो इवेंचुअली चेयरमैन सेनेट और बाकी चीज़ें भी बेहतर हो सकती हैं। तो ऑर्डिनेंस की जानिब राज साहब क्यों गए हैं आप लोग? ऑपोजिशन को मनाने की कोशिश करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। और दूसरी बात, एक और सवाल भी मैंने इंट्रो में ही उठाया था कि क्या वजह है कि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के जो इंतखाब है उस हवाले से भी क्या ओपन बैलेटिंग के जरिए नहीं होना चाहिए? पता होना चाहिए किस किस ने चेयरमैन सेनेट के हक में वोट दिया या फिर मुखालिफत में वोट दिया? जी, मेरा ख्याल है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और इवेंचुअली हो भी जाए। ऐसे इस मुल्क में नहीं होता रहा, आप भी इधर ही थे, मैं भी इधर ही था। मुख्तलिफ इलेक्शंस जो हैं उनमें डूबियस किस्म की वोटिंग और प्रॉब्लम्स आई, हमेशा आती रही। तो अगर ये कुछ बेहतरी की तरफ चीज़ जा रही है तो मुझे कोई सिर्फ ये बता दे कि ये क्यों नहीं होना चाहिए। क्या इसकी वाहिद वजह ये है कि इसका शायद फ़ायदा PTI को हो जाए? लेकिन मेरा ख्याल है ये भी बात गलत है, क्योंकि एक तरफ तो अपोजिशन ये इल्ज़ामात लगा रही है कि फंड्स दे के, तरक्याती फंड्स दे के खरीदा जा रहा है उनके कैंडिडेट्स को। तो अगर तो उनको ये डर है तो फिर तो उनके लिए भी बेहतर है कि ट्रांसपेरेंट हो, ताकि जो उनके मेंबर्स हैं अगर वो फंड लेके कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो अपनी पार्टी को ही वोट दें। तो मेरा ख्याल है ट्रांसपेरेंसी बहरहाल हर पार्टी के हक में ही होगी
और लॉन्ग टर्म सिस्टम के भी लिए बेहतर होगी। राय साहब, और अगर लेकिन मेरा सवाल था ऑर्डिनेंस के हवाले से, क्या वजह है कि ऑपोजिशन को एंगेज करने की कोशिश नहीं की गई? ऑपोजिशन को मनाते कि वो इस बिल पर आए, और क्योंकि ये सबकी बेहतरी के लिए है, जो भी हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता है उसको हमेशा के लिए रोक दिया जाता पार्लियामेंट के अंदर ही, रादर देन दैट के मशरूत किस्म की ऑर्डिनेंस है और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम ये होता है कि अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई ऑर्डिनेंस या कोई एक्ट बनाया जा रहा है तो उसको रोके। तो सुप्रीम कोर्ट से जो डायरेक्शन ली जा रही है उसकी वाहिद वजह ये है कि ताकि वो इसको वेरीफाई कर दें या वैलिडेट कर दें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुनाफी तो नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुनाफी कोई चीज आ रही है तो वो रुक जाएगी, नहीं होगी। ऑर्डिनेंस लाना बहरहाल गवर्नमेंट का हक होता है, जिस तरह आपने ऑलरेडी नोट किया कि कोर्ट ने कमेंट भी दिया और मेरा ख्याल है फैसला भी यही देंगे कि ऑर्डिनेंसेस आते रहते हैं, और अगर आपके स्पेशली अपोजिशन से ताल्लुकात ऐसे ना हो कि किसी किस्म के आप कंक्लूसिव जगह पे पहुंच सकें, तो ऑर्डिनेंस लाना तो बहरहाल ये भी एक आईनी हक है, और उसको इन ड्यू कोर्स फिर आपको रेटिफाई भी कराना पड़ता है पार्लियामेंट से। तो ऑर्डिनेंस आएगा, उसके बाद सेनेट इलेक्शंस होंगे और उसके बाद वो रेटिफाई भी हो जाएगा, अगर सिंपल मेजोरिटी जो है वो हमारे पास दोनों हाउसेज में होती है। इस पर मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। जहाँ तक आपने बात की कि अपोजिशन को क्यों नहीं एंगेज किया गया, तो पहले भी जिस जगह किया भी गया फैटफ वाले कवानीन के सिलसिले में, तो आपने देखा कि वो बजाय कि किसी उस बात को डिस्कस किया जाता, उसमें बहरहाल फिर नैब कवानीन को लाया गया और फिर बात किसी और डायरेक्शन में चली गई। तो हमें लग नहीं रहा कि इस एंगेजमेंट से कोई खातिर खा फायदा होने वाला है। अच्छा, अब एक और बात सर, क्या कहते हैं आपके जो भी अरकान हैं, किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हैं, पैसे लेके ज़मीर फरोशी करके अगर किसी को वोट देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टेप लिया, अपने 20 मेंबर्स को निकाला भी था, लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है कि उनको जो खरीदने की कोशिश करता है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी इस हवाले से बहुत इल्जामात लगते रहे हैं कि वो दीगर पार्टियों के मेंबर्स को खरीदने की कोशिश भी करते रहे। क्या ये बेहतर नहीं है कि आप एक ऐसा सिस्टम ही ले आए जिसका दूसरी पार्टीज भी पहले भी इसका अदा करती रही हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो और ये खरीदो फरोख्त वाली बात ही खत्म हो जाए? ये तो फिर अगर उसमें कोई फ्लॉ है सिस्टम में जिसमें गुंजाइश रह जाती है खरीदो फरोख्त की, तो ये तो फिर प्रॉब्लम पैदा होती है ना कि तहकीकात की जाए। तो अगर सिस्टम ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, शो ऑफ हैंड हो जाएगा, आपको पता होगा कि आपके मेंबर्स ने आपको वोट दिया या नहीं, तो ये बात ही खत्म हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा बेहतर चीज होने जा रही है, और इसमें ना तो फिर किसी किस्म का इल्जाम लगाने की जरूरत रहेगी कि फलाने को खरीदा गया या लेवर किया गया उसको फंड्स दे के, तो ये तमाम चीजें एक आउट ऑफ इक्वेशन हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बेहतर हल है। अब क्योंकि कितने, एक तो सवाल ही उठता है कितने पुरुमीद हैं 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन जो है स्केड्यूल जारी कर देगा, और उसके पहले अगर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कुछ इशारा नहीं देती है, कुछ फैसला नहीं करती है, तो शो ऑफ हैंड के जरिए फिर नहीं होंगे जो सेनेट इंतखाबात हैं, तो उसके बाद फिर क्या प्लान्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? देखिए, हमने तो जो कोशिश करनी थी और ये आवाम तक एक पैगाम पहुंचाना ज़रूरी था कि ये फ्री एंड फेयर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और हमें उम्मीद है कि कोई बेहतरी हो भी जाएगी। अगर नहीं हुई तो ऑब्वियसली जो मुल्क और लोग हैं, जो अवाम है, उनको पता चल गया कि हमारी इंटेंशन क्या है, और उसके बाद फिर बात में ये ना हो कि अपोजिशन वाले ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें कि हमारे मेंबर्स को खरीद लिया गया, और फिर मेरा ख्याल है उनको कुछ उससे हासिल नहीं होगा। तो उससे बेहतर है कि ओपन बैलेट पे आ जाएं, और बजाय कि मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के पास ज्यादा चांसेस होते हैं लेवर करने के अपोजिशन के कैंडिडेट्स को, बजाय के वाइस वर्सा। तो जो ये बात की जा रही है कि गवर्नमेंट को फायदा होने वाला है, मेरा ख्याल है इसका ज्यादा फायदा अपोजिशन को होने वाला है। अच्छा, अगर ये राय साहब, एक और सवाल भी उठता है कि ये जो एमपीए है, अब अगर अपनी मर्जी से फ्लोर क्रॉसिंग करता है, वो अपनी जमात के बजाय किसी और जमात को वोट करता है, तो उस पे फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगी? अगर कोई समझता है, कोई भी एमपीए है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखता है और वो ओपन बैलेटिंग होती है और उसमें वो देखता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बंदा है वो अच्छा उसकी नजर में नहीं है और वो फ्लोर क्रॉसिंग करता है, तो इसमें भी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? हर पार्टी की तरफ से होने चाहिए और होंगे। फ्लोर क्रॉसिंग पे तो बड़े क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, जो स्पेशली 18th अमेंडमेंट के बाद से, और फ्लोर क्रॉसिंग की तो कतई इजाजत नहीं होनी चाहिए, ना है। जब आप कोई भी इलेक्शन जीत के आता है एमपी है, तीनों उसके जाती वोट भी होते हैं, लेकिन जीतता वो बहरहाल अपनी पार्टी के वोट्स की वजह से है। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी ऐसे कैंडिडेट को जो किसी पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होकर आया है, उसको अपने पार्टी के डिसीजन की खिलाफवर्जी करनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो। तो इसमें तो कोई दो नहीं है।
ठीक, राय साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमें फैसल करीम कुंडी साहब ने भी ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपके वक्त का। कुंडी साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा हो जाए, तो क्या वजह है कि अपोजिशन की जमातें हैं वो साथ नहीं दे रही हैं? अगर इससे पहले देखा जाए तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था। उसमें एक नुकता यह भी था कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेटिंग के जरिए होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली खता तो हमारी ये हुई है कि आज पीटीआई के हमारे जो दोस्त हैं हर टीवी प्रोग्राम में और सुबह शाम विर्द कर रहे हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, जिसका वो पिछले 2.5 साल बल्कि उससे पहले सालों में उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाते थे। तो क्या क्या लकबात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से आज उनको पता चला कि ये एक पॉलिटिकल और अच्छा डॉक्यूमेंट है। जहाँ तक इनको फ्लोर क्रॉसिंग खत्म करने या ये चीज के देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर स्टांस है। हमारी जब हुकूमत थी और उस वक्त भी हमने ये कोशिश नहीं की कि हम बल्कि हमने पार्टियों के साथ अलायंस किए। उस वक्त भी अगर आप देखें काफ लीग के मैंने हमारे साथ शामिल होना चाहते थे, लेकिन हमने काफ लीग के ऐसे पार्टी हमने शामिल किया, ऐसे नून भी। अब माजी में जब आप देखें रिसेंटली जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ और 14 सेंटर्स इन्होंने जो है वो खरीदो फरोख्त किए, उसके बाद पीटीआई के हमारे दोस्त जो है खुशियां मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे और कह रहे थे कि हमने ये काम किया है। आज जब ये टाइम आया तो हम चाहते हैं कि होता, लेकिन ये देखें वक्त क्या है। इनको ये चाहिए था 2-3 महीने पहले बैठते, अपने डेलीगेशन बनाते, अपना एक कमेटी बनाते, अपोजिशन की जमात के साथ जाते, उसमें हम भी कोई अमेंडमेंट्स देते हैं या उनमें ऐसे कर लें, लेकिन वो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने अपोजिशन से राब्ते नहीं किया बल्कि मीडिया के जरिए। तो कुंडी साहब, अब फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपोजिशन की इस वक्त ईगो का मसला है, क्योंकि हमसे पूछ के ये बात नहीं की गई, तो अब अगर हम खुद भी इस बात पे किसी वक्त में इत्तेफाक करते थे, लेकिन अब क्योंकि हमसे पूछ के नहीं बात की जा रही है, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, तो हम इसका साथ नहीं देंगे चाहे जितनी मर्जी अच्छी चीज हो। इसमें अपोजिशन और खासकर पीपल्स पार्टी के ईगो का कोई मसला नहीं है, लेकिन कानूनसाजी का एक तरीकाकार होता है। जब आपको पता है कि बस 2/3 मेजोरिटी नहीं है तो आप क्यों मीडिया के साथ प्ले करना चाहते हैं और गैलरीज के साथ प्ले करना चाहते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं। अगर ये वाकई संजीदा होते, देखिए एक तरफ ये कहते हैं कि सेनेटर्स जो हैं वो मुंतखब हों अपना ओपन उस पे उनका जो है ना चीजें ओपन मुझे वोट, लेकिन चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है उनका जो है वो बिल्कुल सीक्रेट बैलेट हो। वो क्यों हो भाई? इनको पता है सेनेट के इलेक्शन के बाद फिर हाउस ट्रेडिंग करनी है, फिर चेयरमैन सेनेट लाना है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट भी नहीं लेके आ सकते हैं, उसके लिए तो ये काम कर रहे हैं। तो मसला ये है कि मीठा मीठा हक और कड़वा कड़वा थू वाला चक्कर है। कहते हैं जो चीज हमें पसंद है वो हलाल है, जो हमें पसंद नहीं है वो हराम है। कुंडी साहब, अगर इसी पे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन से बात कर ले और कहे कि चले हम ओपन बैलेटिंग कर लेते हैं सेनेट की, और साथ साथ चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन, क्योंकि राजा हुमायूं साहब अभी कह रहे थे कि उस पर भी हम आगे जाके काम करेंगे और उसको भी हम ओपन बैलेटिंग के जरिए ही करेंगे, तो अगर इस पे आज मुत्तफिक हो जाती है तब आपको कोई एतराज नहीं होगा? देखिए इस वक्त जो है काफी लेट हो चुके हैं। इन्होंने 6-8 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद खामोशी जो है। अब तो इलेक्शन आ गया है, अगले हफ्ते जो है अपना पोलिंग होना है, अगले हफ्ते जो है वो सॉरी शेड्यूल आना है इलेक्शन का, और अब ये ख्याल है कि हमने ये काम करना है। ये हुकूमत, ये वजीर आजम कश्मीर के इशू पे अपोजिशन के साथ इकट्ठा नहीं हुआ, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, तो ये इस पे क्या इशू पे इकट्ठा होगा? आप बताएं कि कश्मीर की पार्टी इकट्ठी थी, एक शख्स नहीं था, वो इमरान खान उसका नाम था, वो तो कश्मीर के इशू पे जो है अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं, तो इस इशू पे क्या बैठेगा? तो इस तरह सियासत नहीं होती। इनको जो लाने वाले हैं, जो लाए हैं सेलेक्टर, उनको चाहिए था कि थोड़ी ग्रूमिंग कर लेते, इनको कुछ सिखा लेते हुकूमत कैसी चलाई जाती है, सियासत कैसे की जाती है। अनफॉर्चुनेटली इनको सिखाया नहीं है, अनपढ़ के साथ हुकूमत दे दी है, अब उनको समझ नहीं आ रही कि हमें हुकूमत कैसे चलाएं। कुंडी साहब, आपको याद होगा नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से भी यही अपोजिशन की दो जमातें हैं आज जो तनकीद कर रही हैं नैब कवानीन पर। एक मौका था उस वक्त ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैर शामिल नहीं हुई थी, लेकिन अब बात वही आती है कि उस वक्त का जो खुमियाजा था, उस वक्त अगर नैब कवानीन में तरमीम कर लेते, तब्दीली ले आते, तो आज जो जिस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं हुकूमत पर, उस तरह के इल्जामात इंतकामी कार्रवाइयों के ना लगते। तो कुछ ऐसा ही अब दोबारा से तो नहीं हो जाएगा कि अभी आप हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि सेनेट इंतखाबात जो हैं ओपन बैलेट से करवा लिए जाएं और ऑपोजिशन साथ नहीं दे रही है, कल को जाके ऑपोजिशन को ही उल्टा पड़ जाए, उनकी गेम उन्हीं के उल्टी पड़ जाए? देखें, जब कोई फिल्म बनती है या ड्रामा बनता है तो एक्टर और एक्ट्रेसेस को एक स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आप ये पढ़ें। इनको एक स्क्रिप्ट दिया गया है कि एनआरओ, चोर, डकैत, इंडिया, इजराइल, ये वो मतलब ये बातें इनको आगे बाकी इनको कुछ नहीं आ रही। देखें, वो तरामीम जो है इसकी नैब की अपनी जगह पे है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और चीज है, ठीक है। एनआरओ तो इन्होंने दे दिया, 24 एनआरओ किसने दिया है?
वो चौधरी साहबान जो कल तक डाकू चोर थे, पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे, अब वो फरिश्ते बन गए हैं। उनके खिलाफ जो करंट सजेशन उन्होंने की, आज उन्होंने 9 सीटें तो उनको सेनेट की सीट भी दे दी है। हमें इनसे कोई सी चीज होगा नहीं है। पहले भी आपने 11 साल जरदारी साहब को जेल में रखा, क्या हासिल हुआ? लेकिन सर वो क्या करें ना, वो भी मजबूर हैं, 2/3 मेजोरिटी हुकूमत भी तो चलानी है ना, आगे मामलात को लेकर चलना होता है। नहीं, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आपके वक्त था। राजा यासिर उमैया साहब, आपने वक्त दिया, अपना मौक़िफ़ पेश किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से आज बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई गई, क्लीन स्वीप किया है टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इस पे बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर खुशामदीद। कुछ बात अब करेंगे क्रिकेट के हवाले से, जहां से अच्छी खबर है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान आज दूसरा टेस्ट मैच खेला गया। पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच 7 विकेटों से अपने नाम कर लिया और सबसे अच्छी बात यह है कि 18 साल बाद पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका को हराई है। और बात की जाए हसन अली की, तो 10 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई इस टेस्ट मैच में और मैन ऑफ द मैच करार पाए। मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो वो मैन ऑफ द सीरीज रहे। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के रिपोर्टर हैं वसीम बाखरी, बहुत शुक्रिया वसीम आपके वक्त का, और साबिक टेक्स क्रिकेटर नसीम तौसीफ अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, आपका भी शुक्रिया। वसीम, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगा, ओवरऑल आज के दिन का खेल था उस हवाले से कमेंट कीजिएगा और ओवरऑल सीरीज के हवाले से भी बताइएगा। देखिए, ओवरऑल अगर पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस देखी जाए तो कप्तान बाबर आजम का बतौर कप्तान ये टेस्ट डेब्यू था, जहां बाबर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और आपने देखा होगा कि आज भी बाबर कुछ देर के लिए अंदर चले गए थे और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी हुआ था, शायद वो मशवरा करने के लिए गए थे कि उन्होंने अपने बॉलर्स को कैसे इस्तेमाल करना है। और बाबर ने जो बॉलर्स का इस्तेमाल किया है, आप देखेंगे जो कराची टेस्ट था वो पाकिस्तान ने स्पिनर्स के सर पे जीता। और ये जो पिंडी टेस्ट था, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने 9 विकेट हासिल की, 5 हसन को मिली, 9 शाफरीदी को मिली। सो कैप्टनसी और फिर जो टीम मैनेजमेंट के ऊपर जो प्रेशर था, लगता यही है कि अपने होम कंडीशन का अच्छे से इन्होंने इस्तेमाल किया। इससे वाज़ेह सबूत ये है कि पिंडी का रिकॉर्ड हमेशा फास्ट बॉलर्स की बुनियाद पर टेस्ट मैच जीते जाते हैं। पाकिस्तान ने यहाँ बांग्लादेश के खिलाफ भी फास्ट बॉलर्स के सर पे जीता, श्रीलंका को भी जीता। हालांकि कराची में यासिर शाह और नुमान अली जितवा के आ रहे थे, तो लग रहा था कि दोबारा पेज पर आ चुके हैं, दोबारा ट्रैक पर आ चुके हैं, और उसका ये सबूत मिला है कि पाकिस्तान 17 साल बाद अफ्रीका से टेस्ट सीरीज जीता है। जी ठीक, हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब, बाबर आजम की बात की अभी वसीम ने भी, बाबर आजम को बतौर कप्तान आप कैसे देखते हैं? हमें एक अच्छा कप्तान मिल चुका है टेस्ट टीम के लिए एटलीस्ट। बड़ी खुशाइन बात है पहले तो कि पाकिस्तान इतने साल बाद जो है टेस्ट सीरीज जीता है और यकीनी तौर पे अपने मुल्क में क्रिकेट हुई है, तो उससे भी खुशी की बात है। क्रेडिट गोज टू सबको, हमारे फोर्सेस को, सबको, पीसीबी सबको क्रिकेट आई। दूसरी बात जो आपने की, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ तो नहीं, एक बात कहूंगा जो कही अभी उन्होंने कि बाबर आजम बाहर गए और शायद मशवरा लेने गए थे, तो मेरा ख्याल इस तरह बहुत कम होता है और सारे स्ट्रेटजी पहले प्लान होती है और उसके बाद ये जरूर होता है कि वहां से मैसेज आ जाता है जी कि आप ये करें। स्ट्रेटजी पहले से प्लान होती है। अंदर जाहिर है कि ये अगर ये चीज हम कहीं पे बोलें कि जी वो बाहर से मशवरा लेने गए थे, तो वो उसके लिए खराब है मेरा ख्याल है, और इतना सेंसिबल है वो। और साथ आपके 2-3 प्लेयर जब सीनियर होते हैं ना, तो फिर बड़ा ऐसा नहीं है और सारी स्ट्रेटजी सामने चल रही होती है कि क्या करना है और क्या नहीं, और इसीलिए हम कहते हैं कि सीनियर प्लेयर साथ हों तो वो किसी भी जूनियर को मशवरा देते हैं। बट आई थिंक बड़ी अच्छी जबरदस्त स्ट्रेटजी प्लान किया है उन्होंने, और उसके बाद नतीजा सबके सामने है। गो के हम कल बैकफुट पे थे तो, लेकिन जाहिर है जो क्रिकेट खेला हुआ उसको पता है कि अगर। अच्छा तौसीफ साहब, हमने देखा है कि हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो पूरी सीरीज में नाकाम रहा है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? आई थिंक ये अनफॉर्चुनेटली ये फिक्रमंद होने की बात है, बिकॉज ऑफ देखिए ये पिचेस वो वाली पिचेस तो है नहीं जो हम न्यूजीलैंड खेल के आए। अब ये हमें थोड़ी सी फिक्र की बात है और जाहिर है इसके लिए
पूरे पूरे चांस भी दिए गए, आबिद अली हो या इमरान हो, इनको पूरे पूरे चांस दिए गए। 4 इनिंग बहुत ज्यादा होती है। आबिद अली ने तो पीछे परफॉर्मेंस भी की हुई थी। ये बड़ी खुशाइन बात है कि यंगस्टर टेस्ट मैच में इस सीरीज में खिलाया गया, और इसी तरह आने वाले वक्त में भी मेरे ख्याल यंगस्टर को जो है ये चांस देंगे। बट आई थिंक 4 इनिंग बहुत होती है। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमें इसके लिए क्या प्लान करना है। हमारे पास डोमेस्टिक में और प्लेयर्स मौजूद हैं, या हम किसी को दोबारा लेके आएंगे दूसरे प्लेयर को। तो आई थिंक यंगस्टर को जब हम ट्राई कर रहे हैं तो फिर अपनी कंट्री में हमने ट्राई करके बहुत अच्छा किया है, फेयर चांस दिया है। तो ये मैनेजमेंट यंगस्टर्स में वैसे तौसीफ साहब किसका फ्यूचर आपको बहुत ब्राइट लगता है? हसन अली गो कि आज मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं, 10 विकेटें उन्होंने इस टेस्ट मैच में हासिल की हैं, तो आपकी नजर में वैसे किसका बतौर बल्लेबाज आप समझते हैं कि फ्यूचर बहुत अच्छा है, और बतौर बॉलर आप किसका फ्यूचर अच्छा देखते हैं? देखिए, हम अपने मुल्क में तो हमें काफी कुछ मिल जाएगा। हमारे यंगस्टर जो आ रहे हैं सारा कुछ हमें देखना है। बाहर में हमें बैटिंग हमारी हमेशा स्ट्रगल करती है, तो वो हमें देखना है कि हमें उसके लिए, और ये आज से नहीं हो रहा, ये तो काफी पुरानी बात है कि हम जब भी बाहर जाते हैं हमें प्रॉब्लम होती है। हमें बड़े बड़े हम प्लेयर लेके गए, सारा कुछ हुआ, लेकिन हमें कामयाबी नहीं हुई। और अनफॉर्चुनेटली हम अपनी सोल पे खेल रहे थे, यानी दुबई में भी खेल रहे थे हम, तो उसमें भी हमें ट्रबल होना चाहिए। तो ये एक मसला है जो ऐसा नहीं है कि हल ना हो पाए, बट आई थिंक हमें देखना पड़ेगा कि यंगस्टर कौन से ऐसे हैं जो इस लेवल की क्रिकेट में सरवाइव कर सकते हैं, उनको पूरा चांस दें। जैसे मैंने बताया कि 4 इनिंग इस इनफ बहुत ज्यादा होती हैं। चाहे इस पिच पे हम 4 इनिंग में कम से कम एक और कोई भी प्लेयर होगा 100 या 150 ऐसे एक इनिंग तो बड़ी खेलेगा, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल सके, तो ये भी थोड़ी फिक्र की बात है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है यंगस्टर्स के लिए हमने याद होगा जब पीएसएल का आगाज हुआ था उस वक्त यही कहा जा रहा था कि हमें बहुत अच्छे खिलाड़ी यंगस्टर्स हमें ये पीएसएल से मिलेंगे। समझते हैं कि आप उसने भी पीएसएल ने भी खिलाड़ियों की जो बेहतरी में के लिए काम किया। दूसरा T20 आगे होने वाली है, उसके लिए भी आप कुछ कमेंट्स कीजिएगा। देखिए, पीएसएल ने हमें बिल्कुल फायदा किया, बट ये बॉडी शॉर्ट फॉर्मेट, जो छोटा फॉर्मेट होता है, और मैं इसको कहता हूँ एंटरटेनमेंट होती है। ये क्रिकेट, असल क्रिकेट ये टेस्ट क्रिकेट है जिससे प्लेयर का पता चलता है। बट ठीक है, पूरे दुनिया में ये वाला फॉर्मेट चल, अलग ही प्लेयर होते हैं। तो आई थिंक पीएसएल ने हमें बहुत जबरदस्त किया, बट हमें चूज करना पड़ेंगे कि कौन से प्लेयर शॉर्ट फॉर्मेट के हैं और कौन से लॉन्गर फॉर्मेट के हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा। और हाँ, ये भी हो सकता है कि शॉर्ट फॉर्मेट वाला तीनों फॉर्मेट भी खेलते हैं। हम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की मिसाल आपसे ले लें, उनके पास शेन वॉटसन था, वो तीनों फॉर्मेट खेलता था, बट वो अपने आप को एडजस्ट करता था उस लेवल के क्रिकेट में, यानी 20 में आता है तो वो उस तरह, और 50 ओवर की, एंड देन वो आगे। तो ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, आपने वक्त दिया। वसीम बाखरी, आपका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम हम सिलसिला आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम का इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर खुशामदीद। एक बार बात करेंगे, अब हम बात करेंगे मोहम्मद अली सतपारा के हवाले से। कौम के बेटे, कौम के हीरो केटू को सर करने के बाद वापसी पर अभी हमें नहीं मिल रहे हैं। उनके साथ राब्ता मुनक़ता हो गया था और अभी तक उनकी तलाश के लिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स हैं इस वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वो मालूम कर लेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इकबाल अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? गो के 3 दिन गुजर चुके हैं, तो उम्मीद बाकी है वैसे अभी? जी हाँ, बिल्कुल। रेस्क्यू सर्च ऑपरेशंस का आज तीसरा रोज भी आज मुकम्मल हो गया है, और आज के रोज भी 2 हेलीकॉप्टर्स जहां से 7:40 पर सुबह केटू की तरफ निकले थे, जिसमें लापता कोटेमा अली सतपारा का बेटा भी उस सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था। साजिद सतपारा, जो अली सतपारा के साथ केटू पर हम सफर था। आज के जो सर्च ऑपरेशन में भी ऐसे टीम को कोई ऐसे शवाहिद या निशानात नहीं मिले हैं। हाल सर्च ऑपरेशन को दोबारा रोक दिया गया है और आज ये तीसरा रोज भी मुकम्मल हो गया है।
अच्छा इकबाल, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो थोड़े से हमारी नाजरीन को बताइएगा इस इलाके के हवाले से केटू की पहाड़ी पे कितने फेजेस होते हैं, जो उनके साहबजादे थे अली सतपारा के, वो क्या कहाँ पर मौजूद थे, साजिद सतपारा, और वो भी क्या केटू सर करने गए थे, उनके साथ राब्ता था? कुछ हमारे नाजरीन को इस हवाले से बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जब यहाँ से इन्होंने दिसंबर को यहाँ से केटू पर मुहिम का आगाज किया अपने वालिद के साथ, अली सतपारा के साथ, साजिद सतपारा ने भी जो जॉन सिनोरी गैर मुल्की कोहपैमा भी थे, वहाँ पर वो तकरीबन 8 से 10 फरवरी दिसंबर को उधर बेस कैंप केटू पर पहुंचे। फिर उसके बाद उन्होंने एक बार फिर ये तकरीबन फिर एक दफा केटू पर इन्होंने मुहिम का आगाज किया, वहां नाकाम हो गए, कैंप 3 तक पहुंचे, फिर वहां से वापस आ गए। फिर 3 फरवरी को इन्होंने दोबारा मुहिम का आगाज किया मोहम्मद अली सतपारा की टीम ने। फिर उस सफर को आगे जारी रखा। जब इन्होंने कैंप 3 पर पहुंचे तो वहां पर जो साजिद सतपारा है, मोहम्मद अली सतपारा का बेटा, उसको ऑक्सीजन का मसला हो गया। फिर मोहम्मद अली सतपारा ने साजिद सतपारा को कहा, साजिद सतपारा का कहना ये है कि साजिद आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें, फिर हमारे साथ ऊपर चलें। साजिद सतपारा ने जब ऑक्सीजन से इस्तेमाल करने के लिए सिलेंडर में रेगुलेटर लगाना शुरू कर दिया तो शदीद सर्दी के बायस से जो रेगुलेटर है वो लीक हो गया, और उसके बायस से साजिद सतपारा को फिर वापस कैंप 3 लौटना पड़ा। फिर मोहम्मद अली सतपारा ने अपने बेटे को कहा कि आप कैंप 3 पर ही रुके, हम समिट करके आपको यहीं पर मिलेंगे। फिर साजिद सतपारा ने फैसला कर लिया कि मैं कैंप 3 पर आऊं और वापसी पर मैं यहीं पे यहाँ से हम साथ नीचे जाएंगे। उसके बाद साजिद सतपारा से कल हमारी बात हुई तो उनको ये कहना था कि मैं रात भर वहाँ पर टेंट पर लाइट जलाते रहा, लेकिन वहां से उनकी कोई खबर नहीं। लास्ट मोहम्मद अली सतपारा से इनका ये बोतल लेक कहते हैं, जहां पर बहुत ही खतरनाक रास्ता है जो फाइनल स्टेज कह रहा है कि वहां पर गया तो मोहम्मद अली सतपारा ने साजिद को कहा कि हम केटू पहुंचने के करीब हैं और हम कुछ ही देर में हम केटू सर कर रहे हैं। उसके बाद से साजिद का कहना है कि उनका राब्ता मुनक़ता हो गया। रात भर वो इंतजार करता रहा, लाइट जलाकर बोटलनेक के करीब जो है उनका राब्ता मुनक़ता हुआ। इकबाल, आपने सबमिट किया, आपका शुक्रिया। और इस वक्त जहां पर भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, मुल्क से बाहर हैं, उनसे यही दरख्वास्त होगी कि वो सतपारा साहब के लिए खुसूसी दुआ करें कि वो हमें मिल जाएं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।